हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी चीवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का अपना सेकंड पार्ट का वीडियो लाए हैं। एक वीडियो में पहले आपको प्रोवाइड कराया हूं जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, सारा पूरा सिलेबस होल एनिशिएंट मिडिवल एंड मॉडर्न। आज हम भारतीय इतिहास के प्राचीन वाले भाग को, एनिशिएंट पार्ट को उठाएंगे, उसका सिलेबस एक एक करके बताएंगे और उसके बाद उनसे संबंधित जो फैक्ट है वो बताएंगे। और अलग अलग सेक्शन को मैं अलग अलग डिवाइड करके ही पढ़ूंगा, मैं इकट्ठा नहीं पढ़ूंगा। इकट्ठा नहीं कि हाँ एक मैं 2-3 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा, 40-40 30-30 40 मिनट की वीडियो को बनाऊंगा, लेकिन बेहतरीन और बढ़िया बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, टू द पॉइंट। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक, तो पहले महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले आपको तथ्य बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन बताएंगे, टॉपिक्स बताएंगे, टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन पे जिक्र करेंगे। ठीक, कम समय में बेहतर तैयारी, कम टाइम में आप अच्छी से अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस। इंडियन हिस्ट्री, भारत इतिहास के बारे में इसका सिलेबस बताएंगे। एनिशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत इतिहास का सिलेबस क्या है, पहले आपको ये जानना है कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। हमारे एग्जाम से संबंधित, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कौन कौन से हैं एनिशिएंट पीरियड का। और एनिशिएंट पीरियड में समय के अनुसार हम बताएंगे किस किस समय में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक, एक्सप्लेन वीडियो नहीं, इंडिविजुअल जो टॉपिक आएंगे उनको हम इंडिविजुअल बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को नहीं पता है कि एनिशिएंट हिस्ट्री कहाँ शुरू होती, कहाँ खत्म होती है। ठीक, तो कोई कुछ बताता तो कोई कुछ बताता। तो एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, कहां से क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा मेहनत करनी है। करेक्ट, तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं आपको भारत के प्राचीन इतिहास का सिलेबस। भारत के प्राचीन इतिहास का सिलेबस की बात की जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास का सिलेबस प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य, गुप्त साम्राज्य तक फैला हुआ है। मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब हो गया कि ये जो पीरियड होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब पाषाण काल, स्टोन एज से संबंधित, स्टोन एज से लेकर सिंधु घाटी, वैदिक पीरियड, मौर्य काल, महाजनपद, गुप्त काल। ठीक, और साथ ही साथ कई धर्म आंदोलन भी हुए, जिनमें से 2 धर्म पैदा हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक, उसके अलावा हमारे भारत में, दक्षिण भारत में भी इसका असर दिखा, जिसमें समाज धर्म, बौद्ध व जैन धर्म, अर्थव्यवस्था, कला, वास्तुकला, साहित्य और दक्षिण भारत के राजवंश चोल, पल्लव जैसे विभिन्न शामिल हुए, जैसे विषय शामिल हुए होते हैं। तो प्राचीन काल में अगर हम फैक्ट कहें तो पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता नंबर 2 पे आता है। ठीक, नंबर 2 पे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक पीरियड आ जाता है। वैदिक पीरियड के बाद आपका आ जाता है मौर्य काल। ठीक, वैदिक पीरियड के बाद आपका महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल। ठीक, गुप्त काल के बाद आपका आ जाता है क्या, आगे आगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद आएगा आपका दक्षिण भारत के कुछ राजवंश आते हैं, चोल, जैसे चोल हो गए, पल्लव हो गए। ये सारे जो है एनिशिएंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना है, प्राचीन इतिहास में पढ़ना है। ठीक, हम एक एक सेक्शन को धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। हो सकेगा मैं एक एक सेक्शन को पढ़ा के भी उनसे संबंधित एमसीक्यू आपको मैं दूं। ठीक, अब देखो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे सिलेबस डिवाइड किया गया वैसे बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, समय लगभग 25 लाख साल पहले से शुरू होकर जब तक औजार नहीं बने थे। मतलब प्रागैतिहासिक काल कि 25 लाख वर्ष लेकर जब तक हथियार नहीं बने थे, 3000 ईसा पूर्व तक, जब लेखन शुरू नहीं हुआ था, हथियार भी नहीं बने थे। मतलब प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें आ जाएंगी, जैसे पाषाण युग, इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल युग, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर मानव विकास और प्रारंभिक बस्तियां जैसे भीमबेटका वगैरह, ये पढ़ेंगे। इनका एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं है मैं तो ऐसे आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सिलेबस जो पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल 25 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच वाला पार्ट प्रागैतिहासिक काल में आएगा। मतलब कि इसमें आदिमानव के बारे में बताया जाएगा। ठीक, पाषाण बनी की पत्थरों का उपयोग कैसे किया जाता, औजारों के रूप में, रहने के रूप में किस
50 तरह के इनके प्रकार थे, तो इनके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ, मनुष्य की सोचने की क्षमता बढ़ी, मनुष्य का विकास हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा इसमें प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल के बाद मतलब 3000 या 2500, तो इसके बाद 3000 या 2500 के बाद जो पीरियड शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, इसका समय देखो 3300 से 1300 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक, कहीं कहीं बच्चा 1500 से लेकर 2500 से लेकर 1500 ईस्वी बताया गया है, कहीं कहीं 2700 से लेकर 1700 ईस्वी बताया गया है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डाटा अवेलेबल है, तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज न हो। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम मतलब होती है, क्वेश्चन आते हैं, डाटा अलग अलग अपना अपना प्रोवाइड कराता है। ठीक, 3300 से 1300 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र किया गया है और बताया गया है। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता में इसका भौगोलिक विस्तार पूरा पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, ठीक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और धार्मिक जीवन, रिलीजियस जीवन जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बार क्वेश्चन, मतलब कि मैं देखता हूँ छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, यूपी पीसीएस हो चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे कांस्टेबल हो चाहे ग्रुप डी हो, उसमें इसके क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये सेक्शन 6 या 7 सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद धार्मिक आंदोलन होते हैं, कई चीजें। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका वैदिक काल आ जाता है, वैदिक पीरियड आ जाता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 500 ईसा पूर्व वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया जाएगा। वैदिक ग्रंथ, वेद, जो 4 तरह के वेद हैं, उपनिषद हैं, और उनका महत्व क्या है, इनके बारे में क्लास चलेगी बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से। उस समय का समाज कैसा था, धर्म कौन से थे, और राजनीतिक संगठन कैसा था वैदिक पीरियड में। ठीक, तो वैदिक पीरियड और सिंधु घाटी सभ्यता में जमीन आसमान का अंतर है। कैसा है, जमीन आसमान का अंतर है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड में। अंतर क्या है, वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता कहलाती थी। ठीक, तो वैदिक काल में है वेदों के बारे में जिक्र है, वेद जितने, उपनिषद जितने, धार्मिक कर्म कांड जितने, सारी चीजें वैदिक काल में बताई गई हैं। और वैदिक काल एक ग्रामीण सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए वैदिक काल एक अलग सेक्शन है। वैदिक काल एक जबरदस्त सेक्शन है, इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक, तो जो चीजें अच्छी हैं वही वही चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, आप उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए जरूरी है। ठीक, फिर आपका रहा धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी में बौद्ध व जैन का उदय हुआ। बौद्ध धर्म बुद्ध प्रसार के कारण थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और प्रसार के क्या कारण थे वो मैं बताऊंगा। ठीक, कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी बुराइयां और कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए इन्होंने एक नया धर्म बनाया, बौद्ध धर्म बनाया। जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक, जैन धर्म, महावीर स्वामी इसके संस्थापक थे, इन्होंने कौन कौन शिक्षाएं दी इसके बारे में बताएंगे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से विघटित होकर, हिंदू धर्म से विघटित होकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म डेवलप हुए, विकसित हुए। और ये काफी नाम, आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत से हैं। चीन, तिब्बत वगैरह में बौद्धिस्ट बहुत से हैं। भारत में भी हैं, लेकिन चीन तिब्बत में बहुत ज्यादा मात्रा में बौद्धिस्ट हैं। जैन धर्म के भी सदस्य हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि इसके रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा कठिन है अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म के। ठीक, दूसरी चीज ये भी था, बौद्ध संगीतियां जो थी 4 हुई थी, इसकी 2 ही हुई थी। ठीक, इसीलिए बौद्ध धर्म ज्यादा डेवलप हुआ था। तो हिंदू धर्म को ब्रेक करके 2 धर्म बने, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और ये दोनों क्षत्रिय राजवंश के थे। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय राजवंश से संबंधित रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये मक्खियां जो हैं बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, पूरे माहौल को गड़बड़ कर देती हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं।
चलिए, महाजनपद, जैन धर्म बौद्ध धर्म डेवलप हुआ, फिर महाजनपद आए, महाजनपद और राज्यों का उदय। तो महाजनपद और राज्यों का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच महाजनपद। भारत में 16 महाजनपद, उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और जिसमें मगध का उत्थान हुआ। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रांत था उस समय। जब महाजनपदों का विकास हुआ तो उसमें 16 महाजनपद डेवलप हुए और 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे विशाल, सबसे बड़ी मार्केट यानी बाजार, सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र मगध था। मगध सबसे मजबूत प्रांतों में आता था। मगध महाजनपद सबसे मजबूत था और मगध में ही मौर्य वंश की स्थापना भी हुई थी। ठीक, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। और दूसरी चीज, महाजनपद पीरियड शहरीकरण और अर्थव्यवस्था पे काफी काम किया। किस पे काम किया? शहरीकरण और अर्थव्यवस्था पर काफी काम किया। ठीक, तो दोस्तों, महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद थे और देश की स्थिति उस समय, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया। भारत एक समृद्ध प्रांतों में, दुनिया में भारत एक नाम अलग था। ठीक, तो महाजनपद का पीरियड 16 महाजनपद है, उनको बाकायदा प्रॉपर अच्छे से पढ़ाएंगे, मैप में दिखा के पढ़ाएंगे, मैप में बताएंगे कैसे क्या होता है, कौन कौन जनपद कहाँ डेवलप हुए थे। ठीक, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य इंपायर जब खड़ा हुआ, मगध के आखिरी शासक घनानंद की हत्या करके भारत मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ये इनका पीरियड 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, 322 बीसी टू 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का एक बोलबाला था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और उनके जो प्रशासन थे, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या थी, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त थी। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, शिक्षक थे, कौटिल्य थे, चाणक्य थे। उन्होंने क्या शिक्षा दी थी? हमें एक संपूर्ण भारत को बनाना है, संपूर्ण भारत, हमारे एक प्रांत ने, हमें पूरे भारत को डेवलप करना है, पूरे भारत को विकसित करना है। ठीक, ये और अशोक के धर्म और शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट। अशोक के पीरियड में शिलालेखों का काफी ज्यादा जिक्र हुआ है, काफी बार बताया गया, जिक्र किया गया है। ठीक, तो बहुत अच्छे टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मौर्योत्तर काल, मौर्य के खत्म होने के बाद उनके बीच का जो पीरियड था मौर्योत्तर काल और दक्षिण भारत के राज्य, लगभग 200 से 300 ईस्वी। इसमें शुंग, सातवाहन, कुषाण और इंडो ग्रीक आते हैं भारत में। शुंग, सातवाहन, कुषाण और इंडो ग्रीक आते हैं। दक्षिण के प्रमुख राज्य जैसे चेर, चोल, पांड्य और संगम साहित्य, ये डेवलप होते हैं इस समय। ठीक, और गुप्त, फिर गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य मतलब प्रमुख शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। प्रशासन कैसा था इन लोगों का? संस्कृति, कला और साहित्य। ठीक, और उनके दरबार में 9 दरबार थे, आर्यभट्ट, कालिदास, बाणभट्ट। ठीक, इस तरह के जो नॉलेजेबल पर्सन थे। गुप्त साम्राज्य एक गोल्डन इरा कहलाता है एशियन हिस्ट्री का, गोल्डन पीरियड कहलाता है। चित्रकला, ठीक, वैज्ञानिक गतिविधियां, ठीक, चित्रकला हो गया, मतलब कि आर्टिस्ट, वैज्ञानिक, मैथमेटिशियन, साइंस, इस पे बहुत काम हुआ गुप्त पीरियड में। ठीक, गुप्त साम्राज्य जो था, ये गुप्त, चंद्रगुप्त, ये अलग गुप्त साम्राज्य, वो मौर्य थे, ये मौर्य गुप्ताज हैं। ठीक, गुप्त हैं, तो इनके पीरियड में एक अलग डेवलपमेंट था जो 320 से 550 ईस्वी तक भारत पर इनका शासन रहा और भारत को एक नई मुकाम, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी था। ठीक, आगे गुप्तोत्तर काल, गुप्त के बाद जो उनके बाद वाला जो राजा महाराजा जो कमजोर पड़े वो, तो गुप्त साम्राज्य के बाद गुप्तोत्तर काल आया। 5वीं सदी के अंत से लेकर 12वीं शताब्दी तक, बहुत इंपॉर्टेंट देखो क्या है, गुप्तोत्तर काल 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। इसमें हर्षवर्धन, क्षेत्रीय राजा, चालुक्य और होयसल जैसे राजवंशों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। 7वीं शताब्दी में कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, अटैक किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत अटैक किया था 7वीं शताब्दी में, धन लूट के चला गया था मध्य एशिया। ठीक, मध्य एशिया चला गया था, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि 500 वर्ष तक उधर अरब देशों ने आक्रमण किया भारत पे, लेकिन भारत ने जो आक्रमण हुआ उसको राजपूतों ने व पंजाब, मतलब पंजाब और राजपूत और पंजाब
पंजाबी। ठीक, मतलब देखा जाए तो राजस्थान और आपके पंजाब के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया और 500 वर्षों तक कोई अटैक नहीं हुआ भारत पे। जो अटैक हुआ ये लोग लड़ते रहे, मतलब भारत को सेव करे 500 साल तक। जब ये हिम्मत हार गए तब 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, और जिसमें गोरी पहली बार तो फर्स्ट युद्ध में तो हार ही जाता है ये सेकंड युद्ध में इसकी विजय हो जाती है और धोखा दे देते जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी। और बस 1206 में भारत में आ जाती है दिल्ली सल्तनत, और भारत में मुगलों का मतलब मुसलमानों का शासन 1206 से शुरू हो जाता है और 1857 तक इनका शासन चलता है। 1206 से 1857। तो ये 1206 से 1857 जो है वो सारा एक्सप्लेन करेंगे अलग वीडियो में, अलग कंटेंट है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री आ जाती है, जहां से मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। हम लोग पढ़ क्या रहे एनिशियंट, तो हमको पहले एनिशियंट कंप्लीट करनी, फिर हम मिडिवल पढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आज की क्लास में जो चीजें मैंने बताई समझाई आपको समझ में आई होंगी। जो स्पेशली टॉपिक अलग अलग पढ़ाएंगे और मजा आएगा और अच्छे से आप समझेंगे। ठीक, और उसके बाद उससे संबंधित एमसीक्यू भी आपको कराएंगे। ठीक, और उसके अलावा स्रोत एवं कला क्या थे, क्या सोर्सेस थे, मतलब एशियंट हिस्ट्री में उस समय क्या, तो साहित्यिक स्रोत जैसे स्वदेशी विदेशी यात्रियों के विवरण, जो स्वदेशी आदमी जा रहा दूसरे देश, विदेशी आ रहा उनका पूरा विवरण, जैसे फाहयान, हुएनसांग, मेघस्तनीज, ये सब विदेशी थे। कला, वास्तुकला और साहित्य में परिवर्तन, स्तूप, चैत्य, मंदिर, वास्तुकला, ये सारी चीजें बनवाई गई थी। ठीक, तो प्राचीन काल के इतिहास में जो सेक्शन आ रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं, वो हम इसमें बताए हैं, सिलेबस आपको क्लियर किया है। अब हमारा जो टॉपिक अगला रहेगा पाषाण काल रहेगा। ठीक, मतलब पूरा पाषाण काल को हम एक बाय स्टेप पूरा पाषाण काल शुरू करेंगे तो कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक, और उससे संबंधित एमसीक्यू भी साथ में कराएंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आपको उम्मीद है सिलेबस और भारतीय इतिहास का परिचय समझ में आया होगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोगों का टॉपिक वाइज कंटेंट आपको प्रोवाइड मैं करता रहूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।